नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावंत। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। 4 जून को यानी आज से ठीक 34 दिन बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, लेकिन अभी वोटिंग के 5 चरण बाकी हैं। दिल्ली में 25 मई को छठे चरण में वोट डाले जाएंगे। उससे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गए। कन्हैया ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की और जाते जाते बड़ी बात कही। आपको इसकी पूरी डिटेल आज मैं बताऊंगा। आज बात बिहार की भी होगी, जहां की सियासत में 3 दशक पुराने सुर छेड़े जा रहे हैं। रामा सिंह हो या आरजेडी के बाहुबली मुन्ना शुक्ला, सब ऐसी बातें कर रहे हैं जो 90 के दशक की याद दिला रहे हैं। मैं आपको इसके पीछे की वजह भी बताऊंगा। बात कांग्रेस के दिग्गज अधीर रंजन चौधरी की भी होगी, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ममता बनर्जी से बेहतर लगने लगे हैं। अधीर रंजन चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने की अपील कर रहे हैं। इसकी वजह बड़ी दिलचस्प है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली एनसीआर की, जहां डर की ऐसी आंधी चली जिसने कुछ घंटों के लिए हजारों परिवारों को खौफ में भर दिया। दिल्ली के करीब 100 स्कूलों को ईमेल भेजकर बम ब्लास्ट की धमकी दी गई। जैसे ही इसका पता चला, सुरक्षा एजेंसी एक्शन में आ गई। बच्चों को समय से पहले घर भेज दिया गया। स्कूलों में तलाशी अभियान चलाया गया। राहत की बात यह कि किसी स्कूल में बम नहीं मिला, लेकिन इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली एनसीआर के कई नामी गिरामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी का मेल आया। अभी देखिए छुट्टी कर दी गई है क्योंकि इस स्कूल को भी धमकी मिली थी। जो धमकी है वो दी गई है, जिसके बाद एक पैनिक सिचुएशन जरूर बनी हुई है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है उसकी टीम पहुंची है। दिल्ली एनसीआर के कम से कम 100 स्कूलों के लिए यह बुधवार कभी न भूलने वाला साबित हुआ। स्कूल में बम रखे होने के फर्जी दावे वाले ईमेल ने हजारों लोगों के परिजनों के होश फाख्ता कर दिए। सुबह सुबह जब स्कूल खुले ही थे, तभी ये ईमेल खौफ के बवंडर का सबब बन गए। ईमेल सुबह 7 बजे के करीब भेजे गए थे। एक जैसे ईमेल दिल्ली एनसीआर के दर्जनों स्कूलों को लगभग साथ भेजे गए। तब तक हजारों बच्चे स्कूल में दाखिल हो चुके थे। ईमेल में स्कूल में बम रखे होने की बात की खबर लगते ही स्कूल प्रबंधन के हाथ पांव फूलने लगे। आनन फानन में पुलिस और फायर सर्विस को खबर दी जाने लगी। ईमेल पढ़ा तो हमने इमीडिएटली सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया। सुबह से ही जो है ये करीब 8 बजे मेरे को सूचना मिली थी कि 7 करीब स्कूलों में कॉल आ चुकी है। पूरी दिल्ली में अफरा तफरी मची हुई है। ऐसे झूठे कॉल दिए गए कि आपके यहाँ बम रखा हुआ है। ये मास मेल किया गया है। वे सोर्स पे अभी हम काम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं। हर मिनट हॉक्स ईमेल की जद में आने वाले स्कूलों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के नामी गिरामी स्कूलों को एक साथ एक जैसी ईमेल भेजी हो। अभिभावकों की भी बेचैनी बढ़ गई। खबर लगते ही वे स्कूल पहुंचने लगे। 8 बजे करीब जब मैसेज आया तो घबराहट थी। मैसेज आया, सब अपने पेरेंट्स अपने बच्चे को जा रहे हैं लाने। चिंता तो होगा। सारे स्कूल चेक कर लिए हैं और किसी स्कूल्स में ऐसी कोई चीज नहीं मिली है। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। हर तरीके से हम मुस्तैद हैं। अब जांच में बड़ी बातें सामने आई हैं। दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में धमकी भरे ईमेल का आईपी एड्रेस विदेश में मौजूद एक ही सर्वर का निकला। इसलिए साजिश के तार विदेशों से भी जुड़ रहे हैं। इसकी तह तक जाने के लिए इंटरपोल की मदद ली जा रही है। जांच एजेंसियों को शक है कि स्कूलों में धमकी भरे ईमेल्स के पीछे किसी एक शख्स का नहीं, बल्कि किसी संगठन का हाथ हो सकता है। इस साजिश का मकसद पूरे दिल्ली एनसीआर में खौफ का बवंडर पैदा करना था। बम तो सिर्फ बहाना भर था। अवांछित वस्तु नहीं मिली है, फिर भी हमारी टीमें कंटिन्यू चेक कर रही हैं। हम इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं पे कोई चीज। धमकी भरे ईमेल के आखिर में .com में सभी मेल को CC किया गया था और RU लिखा गया था।
जो रूस की तरफ इशारा करता है। लेकिन जांच एजेंसियों के मुताबिक ये जरूरी नहीं कि सभी ईमेल रूस से ही स्कूलों को भेजे गए हों। ऐसी साजिश देश में बैठकर भी रची जा सकती है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं की मुलाकात की 2 तस्वीरों ने सियासी तपिश बढ़ा दी है। दोनों तस्वीर कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार से जुड़ी है। एक में वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलते हुए दिख रहे हैं, तो दूसरे में आप सांसद संजय सिंह के साथ नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी ने इस पर कहा है कि मिल गए देशद्रोही होगा बंटाधार। मुलाकात जो है वो चुनावी नहीं है, वैचारिक है। ये स्वार्थ की राजनीति देशद्रोहियों तक मिलाने के लिए आ गई। सियासत का चैप्टर बदलने पर तस्वीर भी बदलती जाती है। दिल्ली की राजनीति की यह तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। पीछे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बड़ी फोटो लगी है। आगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल खड़ी हैं, जो अब आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। साथ में है कन्हैया कुमार, कांग्रेस के नेता और उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार। दिल्ली की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल की पार्टी 4 सीटों पर तो कांग्रेस 3 सीट पर मैदान में है। जाहिर है कन्हैया कुमार को इस वक्त केजरीवाल के समर्थकों के पुरजोर समर्थन की जरूरत है। और कन्हैया की माने तो सुनीता केजरीवाल तो उनके लिए प्रेरणा है। कन्हैया ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी से मुलाकात की। तानाशाही के इस दौर में वे जिस बहादुरी के साथ चेहरे पर मुस्कान लिए डटे हुए हैं, वो वाकई प्रेरणादायक है। इस लड़ाई में हम हर कदम उनके साथ हैं। लोकतंत्र को बचाने की ये लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे। 25 मई को दिल्ली की जनता जेल का बदला वोट से लेने जा रही है। 25 मई को दिल्ली में वोटिंग है और कन्हैया इसी की याद जनता को दिला रहे। एक आत्मीय मुलाकात थी और तानाशाही के खिलाफ इस लड़ाई में हम सब एकजुट हैं। तो उनसे हम ये बात कहने के लिए, उनको बताने के लिए कि इस लड़ाई को हम लोग सब मिल करके लड़ेंगे। अब इस पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से नॉमिनेशन फाइल करने के ठीक बाद बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने अपने खिलाफ मैदान में उतरे कन्हैया पर निशाना साधा। सुनीता केजरीवाल जी से मिल गए कन्हैया कुमार, आम आदमी पार्टी का हो गया बंटाधार। अब इनकी जो बची खुची है सब खत्म हो गई कांग्रेस की, और अब आम आदमी पार्टी ने अपना समाप्त कर ली। ये स्वार्थ की राजनीति देशद्रोहियों तक मिलाने के लिए आ गई। कन्हैया की एक और तस्वीर बुधवार को चर्चा में रही। ये दूसरी तस्वीर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ की थी। कन्हैया ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। इसकी तस्वीर के साथ कन्हैया ने 4 खास लाइन भी पोस्ट की। कांग्रेस उम्मीदवार ने लिखा, वो और होंगे जो डर जाते हैं जेल से, हम पुराने वाकिफ हैं तेरे इस खेल से। इशारा तिहाड़ जेल की तरफ माना जा रहा है। संजय सिंह जमानत मिलने के बाद तिहाड़ से हाल ही में बाहर आए हैं और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस वक्त तिहाड़ जेल में ही बंद हैं। मौजूदा वक्त में जब आम आदमी पार्टी का चुनावी नारा जेल का जवाब वोट से है, तो कन्हैया का जेल का जिक्र करना इंडिया गठबंधन की नई रणनीति की तरफ साफ इशारा कर रहा है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन नई रणनीति बना रहा है, तो बंगाल में इंडिया गठबंधन में नई तकरार शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी को बीजेपी का एजेंट बता रही है। इसके पीछे है अधीर रंजन के एक बयान का वीडियो, जिसमें वो समर्थकों से बीजेपी को वोट देने को कह रहे हैं। अधीर रंजन ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनकी बातों का मतलब क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की दिल्ली वाली दोस्ती, जो चुनाव से पहले बंगाल में कसौटी पर चढ़ी, वो वोटिंग के 2 चरण गुजरते गुजरते अब अदावत वाले मोड़ पर पहुंच गई है।
इसका सबसे ताजा सबूत देखिए। तृणमूल के भोट देवा माने तब থেকে ভালো বিজেপি কে ভোট দিয়ে দিলাম, तृणमूल के ভোট দেওয়া মানে तब থেকে অনেক ভালো বিজেপি কে ভোট দিলাম। कांग्रेस के दिग्गज अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल के नेता रह चुके हैं। इसलिए मुर्शिदाबाद की रैली में जब उन्होंने लोगों से तृणमूल कांग्रेस की जगह बीजेपी को वोट करने को कहा तो सब हैरान रह गए। लेकिन ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस तिलमिला गई। जवाब में कांग्रेस को बांग्ला विरोधी और बीजेपी की बी टीम बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अधीर रंजन का वीडियो पोस्ट कर दिया। तृणमूल ने लिखा, बीजेपी के आंख और कान के रूप में कार्य करने के बाद अधीर रंजन चौधरी को अब बंगाल में बीजेपी की आवाज के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। बी टीम का सदस्य खुलेआम लोगों से बीजेपी यानी एक ऐसी पार्टी को वोट देने के लिए कह रहा है जिसने बंगाल का वाजिब हक देने से इनकार कर दिया और हमारे लोगों के अधिकार छीन लिए। जिस बीजेपी ने बार बार बंगाल के प्रतीकों का अपमान किया है, कोई बंगाल विरोधी ही उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। 13 मई को बहरामपुर की जनता इस धोखे का करारा जवाब देगी। तृणमूल के क्रोध की ताजा वजह बने कांग्रेस के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए ममता की पार्टी ने उन्हीं की सीट का नाम लेकर धमकी दे दी। अब ये बात कांग्रेस नेताओं तक पहुंची तो डैमेज कंट्रोल के लिए जयराम रमेश खुद सामने आए। गलती से मिस्टेक वाली मुद्रा में बोले, अधीर रंजन का वीडियो देखा नहीं है, संदर्भ भी पता नहीं। इस संदर्भ में उन्होंने ये कहा है, मैं नहीं जानता हूँ, पर एक चीज मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का एक ही मकसद है, बीजेपी को हमें घटाना है और भारी मात्रा में घटाना है। जयराम रमेश ने पैचअप के चक्कर में भले ही अधीर रंजन की बातों को डाउनप्ले करने की कोशिश की, लेकिन ममता बनर्जी के तेवर शुरू से कड़े। 2 दिन पहले मालदा की रैली में ममता ने क्या कहा था वो सुनना जरूरी है। मोदी बाबूर यदि गদি উল্টাতে হয় তাহলে সব ভোট এককাট্টা করে রাখবেন। কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছে তার কারণ বিজেপির দুটো চোখ, একটা কংগ্রেস और একটা सीपीएम। कांग्रेस और टीएमसी की इस तकरार का सीधा फायदा बंगाल में बीजेपी को हो सकता है, जो इस बार 42 में से 35 सीट जीतने का टारगेट लेकर चल रही है। खबर बिहार से, जहां लोगों को 90 के दशक की याद दिलाई जा रही है। आरजेडी छोड़ चुके बाहुबली रामा सिंह भूरा बाल साफ करो का विवादित नारा दोहरा रहे हैं, तो वैशाली से आरजेडी के उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला जिन्न वाला चमत्कार दिखाने की बात कर रहे हैं। सवाल है कि लोकसभा चुनाव के बीच इस तरह के बयानों का मतलब क्या है? जवाब इस रिपोर्ट में। सभी सीट में कहीं जीत जाएगी, हो सकता है 90-95 वाला यकीन निकलेगा। याद है आपको लालू जी के जमाने में भी होती थी बात, भूरा बाल साफ करो और तमाम तरह की बातें होती थी। क्या बिहार की सियासत में 90 के दशक की वापसी होने वाली है? क्या बिहार की राजनीति में बाहुबलियों का दौर लौटने वाला है? इसके पीछे है बिहार में आम चुनाव के बीच पार्टियां बदलते नेताओं के बयान। इस कड़ी में सबसे पहले बात रामा सिंह की, जो भूरा बाल के सफाई वाले नारे की याद दिला रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की जो पॉलिसी है, जो नीति है, वहाँ का जो तौर तरीका है, वो तमाम चीज़ें जो हमको विपरीत लगा। पहले भी लालू जी के ज़माने में भी होती थी बात, भूरा बाल साफ करो और तमाम तरह की बातें होती थी। यह वर्ग विशेष को लक्ष्य करके जो है राजनीति करने वाली पार्टी रह गई, इसलिए हमने वहाँ से इस्तीफा दिया। बिहार के बाहुबलियों में शुमार रामा सिंह वही भूरा बाल साफ करो का नारा याद दिला रहे हैं, जिसका जिक्र आज भी बिहार के लोगों को 90 के दशक की याद दिला देता है। कहते हैं कि इसके जरिए भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला यानी कायस्थ के राजनीतिक सफाई का संदेश दिया गया था। तब लालू ने ये नारा दिया था या नहीं, इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि 1990 के आसपास बिहार में जातिवादी गोलबंदी में इस नारे का बड़ा योगदान था। कल तक लालू की पार्टी में रहे रामकिशोर सिंह और रामा सिंह 90 के दशक का वो बदनाम नारा आज क्यों याद दिला रहे हैं, ये समझना भी जरूरी है। बताया जाता है कि रामा सिंह वैशाली से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लालू ने उनकी जगह मुन्ना शुक्ला को टिकट दे दिया। खबर है कि इसी से नाराज होकर रामा सिंह ने आरजेडी छोड़ी और अब वो चिराग की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। 5 बार के विधायक और 1 बार सांसद रहे रामा सिंह का नाम कई आपराधिक मामलों से जुड़ा है।
लालू ने रामा सिंह की जगह जिन मुन्ना शुक्ला को वैशाली से टिकट दिया है, बाहुबल के मामले में वो भी रामा सिंह से कम नहीं है और रामा सिंह की तरह ही वो भी लोगों को 90 के दशक की याद दिला रहे हैं। आज बिहार में सभी सीट में कहीं जीत जारी नहीं हो सकता है। 90-95 वाला जीत निकलेगा, याद है आप लोग को? 95 वाला तो कहीं जीत न निकल जाए, चलते तैयार रहा कि यहाँ से हम लेकर चलो तो दिल्ली में महागठबंधन की सरकार बनाना। मुन्ना शुक्ला 1994 में हुई गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या और 1998 में हुई मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या के आरोप में जेल जा चुके हैं। पहले जेडीयू में थे, अब आरजेडी का हिस्सा हैं। तेजस्वी के नए साथी बने मुकेश सहनी मुन्ना शुक्ला को जिताने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। दोनों सीट पर पार्टी के जितने भी नेता हैं मजबूती से काम कर रहे हैं। एक तरफ हमारे मुन्ना शुक्ला जी है, एक तरफ अजय निषाद जी है। मजबूती से इन लोगों के पक्ष में हम लोग काम कर रहे हैं। रामा सिंह एलजेपी से आरजेडी में आए थे और अब वापस चिराग की पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो मुन्ना शुक्ला एलजेपी से जेडीयू के रास्ते आरजेडी में पहुंचे हैं। खास बात यह है कि बाहुबल की दुनिया में इन दोनों के नाम का डंका भी उसी दौर में बजता था जब बिहार में लालू प्रसाद यादव की तूती बोलती थी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां दो हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली और कैसरगंज में कैंडिडेट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। दोनों सीटों पर नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है। हालांकि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो अमेठी भी इसमें शामिल है, लेकिन बीजेपी और इंडिया ब्लॉक के नेता यहां पहले आप कर रहे हैं। दोनों अपना कैंडिडेट तय करने से पहले विरोधी के पत्ते खोलने का इंतजार कर रहे हैं। यूपी की कैसरगंज सीट पर बीजेपी से कौन मैदान में उतरेगा? मौजूदा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह को मिलेगा फिर से टिकट, या फिर यहां के अखाड़े में बीजेपी आखिरी वक्त में नया दांव चलने की तैयारी में है? ये सवाल अब बहुत बड़ा हो गया है। वजह है कैसरगंज से नामांकन के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त बचना। 3 मई की शाम को यहां नामांकन का समय खत्म हो जाएगा। वोटिंग 20 मई को होनी है, लेकिन अब तक सस्पेंस का पर्दा उठा नहीं है। कैसरगंज अयोध्या से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। राज्य की सियासत का बड़ा सेंटर है। ब्रिजभूषण शरण सिंह यहाँ बीजेपी के सबसे दमदार नेता भी हैं और दावेदार भी, लेकिन उन पर महिला पहलवानों के यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं। इस मामले में वो फिलहाल बेल पर हैं। इस केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 7 मई को आरोप तय होने हैं, इसलिए बीजेपी अब तक सावधान है। लेकिन वक्त के नाम पर गिनती के घंटे बचे हैं और फैसला लेना अब समय की जरूरत हो गई है। उनके कटने और ना कटने में कोई चर्चा नहीं कर सकता। उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं। एलिगेशन की वजह से पार्टी सोच रही है कि हो सकता है कि पार्टी का नुकसान हो जाए। आज तक जो रुके हैं एलिगेशन के वजह से रुके हैं। दिलचस्प तो यह है कि कैसरगंज से अब तक एसपी और बीएसपी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। दोनों दलों ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। समाजवादी पार्टी तो साफ कह रही कि उसे बीजेपी के फैसले का इंतजार है। भाजपा ने अगर ठाकुर दिया तो हमें ब्राह्मण देना है, उन्होंने ब्राह्मण दिया तो ठाकुर देना है, उन्होंने बैकवर्ड दिया तो मुझे दलित देना है। हमारे यहाँ 5 नाम की चर्चा। बीजेपी ने कैसरगंज के साथ ही रायबरेली सीट पर भी अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। वजह है कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी का ऐलान नहीं होना। लेकिन अब 2 मई को हर हाल में उम्मीदवार की घोषणा करनी ही होगी, इसलिए सस्पेंस का आखिरी काउंटडाउन सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। दिल्ली से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। सोनिया गांधी ने राहुल प्रियंका से बात की है। सूत्रों की माने तो सोनिया ने दोनों से रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ने का फिर से विचार करने को कहा है। सोनिया गांधी ने दोनों से कहा है कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ते तो ये बीजेपी को जानबूझकर जिताने के बराबर होगा। तो अब इसके बाद अब इंतजार है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जवाब क्या आता है। कांग्रेस और एनडीए के बीच राम और शिव के नाम पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। इसके पीछे है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ में दिया गया बयान, जिस पर एनडीए के नेता भड़क गए। उनका आरोप है कि इंसानों को लड़ाने वाली कांग्रेस अब भगवान को भी लड़ाना चाहती है। खड़गे इससे पहले मोदी सरकार पर आरोप लगा चुके हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का न्योता नहीं भेजा गया था। आज इस पर भी उन्हें घेरने का बीजेपी को नया मौका मिला। आरोप लगाए थे चर्चा में इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति बुधवार को अयोध्या में थी।
इनका भी नाम शिव कुमार बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग एक होकर पंजे को वोट दीजिए। अरे हाथ हमेशा तुम्हारा साथ रहता है भाई। कमल का फूल सुबह अगर तोड़ दिए शाम में सब सूख जाता है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के चर्चा में होने की वजह एक और है, और वो है राम बनाम शिव को लेकर दिया गया उनका बयान। खड़गे के इस बयान पर एनडीए के नेता भड़क गए हैं, इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। अगर ये लोग भगवानों में ही लड़ाई लगा रहे हैं तो सोचिए इंसानों को किस तरीके से ये लोग बांटने का काम करते हैं। हकीकत है विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए ये लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। खड़गे जी शिव जी को जानते नहीं, ये लोग सनातन विरोधी लोग हैं। तो अगर वो शिव जी को जानेंगे तो शिव जी और राम जी की लड़ाई नहीं होगी। साफ है कि राम और शिव के नाम पर जारी बयान संग्राम अभी कई चुनावी मोड़ लेने वाला है।